गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको दो टाइप्स का रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में बताया गया था। एक आपका था डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा था इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। याद करें, जब इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात कर रहे थे तो हम लोग इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जिस मटेरियल को हमको हीट करना था उसमें हम करंट डायरेक्टली फ्लो नहीं करा रहे थे या पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग करंट जो पास कराने के लिए एक हम लोग हाई रेजिस्टेंस आपको डेवलप किए थे। वो हाई रेजिस्टेंस जो हम लोग डेवलप किए थे उसको हम लोग बोले थे वहाँ पर हीटिंग एलिमेंट। मतलब करंट को पास कराने के लिए सबसे पहले एक हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या किए थे, एक हीटिंग एलिमेंट हम लोग डिजाइन किए थे। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मतलब हीटिंग एलिमेंट को अच्छा होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि एक गुड एलिमेंट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, क्या क्या गुण होना चाहिए, मतलब अच्छा एलिमेंट होने के लिए उसकी क्या क्या विशेषताएं होने चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करें तो हम बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मतलब हीटिंग एलिमेंट को अच्छा होने के लिए ये सारे जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। वो कौन सा है हमारा, सबसे पहले हाई जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तीसरा लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का जो आपका मेल्टिंग जो हीटिंग एलिमेंट है, बेसिकली हीटिंग एलिमेंट क्या है, एक रेजिस्टेंस है हमारा। तो रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, हाई डक्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, तो इससे बोलेंगे सर ये सारे होने से फ़ायदा क्या है, तो वन बाई वन करके इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कि बोले कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी जो आप रेजिस्टेंस जिसमें करंट आप पास कराओगे उसका क्या होना चाहिए, हमारा उस रेजिस्टेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, मान लो ऐसा हो हमारा कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा लो हो जाए, तो यदि मान लो कि टेम्परेचर हमारा यदि अचानक मान लो वोल्टेज हमारा सप्लाई वोल्टेज अचानक बढ़ा, यदि अचानक बढ़ेगा तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा जो है, यदि उसका क्रिटिकल हमारा टेम्परेचर जो होगा, यदि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं रखोगे तो हमारा वोल्टेज अचानक बढ़ने से क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वो ब्रेक भी कर सकता है हमारा। क्या है कि मान लो इसमें जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर से यदि उसका वैल्यू हम लोग ज़्यादा नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो ब्रेक भी कर सकता है। इसलिए हम लोग हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, यदि मेल्टिंग पॉइंट आप हाई नहीं रखोगे तो हमारा क्या होगा, यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यदि टेम्परेचर का वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है हम लोग हाई रखते हैं। उसके बाद हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा क्या बोल रहे हैं, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने से हमारा क्या होगा कि आप जब हम हीटिंग एलिमेंट जब डिजाइन करेंगे तो उसके लिए इसका जो लेंथ और साइज जो हमारा क्या होगा वो घट जाएगा। कैसे, देखिए आप लोगों को पता है कि R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, यही ना रो हमारा रेजिस्टिविटी है। यदि हम रो का वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या R A बाई कितना है, यहाँ से L निकाल लो इससे, तो यहाँ से L यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, बोलिए R इंटू ए बाई कितना रो, ये होगा। यदि रेजिस्टिविटी हम हाई रखेंगे तो लेंथ हमारा क्या होगा, घट जाएगा। यानी ओवन का जो साइज जो होगा हमारा, लेंथ जितना ही कम होगा यानी ओवन का साइज भी क्या होगा, घट जाएगा हमारा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस जो है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट आप सेलेक्ट करेगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। क्यों, जब हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो लेंथ हमारा क्या होगा, घटेगा। लेंथ यदि घटेगा तो हमारा क्या होगा, ओवन का साइज भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ और साइज दोनों रिड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, फायदा है हमारा, बड़ा नहीं सेफ होगा हमारा। तीसरा बोल रहे हैं लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तीसरा क्या बोल रहे हैं, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग जो मटेरियल का हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर को जैसे जैसे चेंज करते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू हमारा चेंज होता है ना। यदि हम ऐसा नहीं रखें
लो टेम्परेचर नहीं रखें तो क्या होगा हमारा कि लो टेम्परेचर नहीं रखोगे तो हमारा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो होगा वो सप्लाई से ज़्यादा करंट लेगा, सप्लाई से क्या होगा हमारा ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा हमारा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट जो रेजिस्टेंस का रखते हैं वो क्या रखते हैं हम लोग, लो रखते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या पॉजिटिव जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, यदि मान लो हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रख दें तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी, है ना। क्या बात करें, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यदि इस अल्फा नॉट के वैल्यू निगेटिव रखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यही ना हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है हमारा। हम कह रहे हैं कि इसको क्या है, इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। यदि लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखोगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। करंट का वैल्यू क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर भी हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ाओगे तो अब तुम सोचो कि हमारा लो रेजिस्टेंस पर यदि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम रखें तो उस समय हमारा क्या होगा, आपका करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हमको उसको ऑपरेट करना हमारा क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, मतलब उस ओवन को हमको ऑपरेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, पॉजिटिव रखेंगे। हाई डक्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप में ये जो हीटिंग जो एलिमेंट आप रखो हो तो उसका हमको शेप हम अपने अनुसार डिजाइन करते हैं। मान लो कोई सर्कुलर सेक्शन बनाना है तो वो जितना ही लचीलापन होगा हमारा उतना ही उसको शेप में देने में हमको क्या होगा, सहूलियत होगा। यदि मान लो ये चीज़ हमारा हार्ड होगा तो इसको तुम बेंड करोगे, यदि हम सर्कुलर बनाना चाहेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो यही होना चाहिए कि उसका डक्टिबिलिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ताकि हम इसको जैसा चाहे वैसा शेप इसको हम लोग दे सकें। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ऑन, वो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए उसको मान लो जहाँ पर तुम सस्टेन करा रहे हो तो उतना उसको ताकत होना चाहिए वो उस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को सह सके, है ना। यदि नहीं होगा तो फिर हमारा क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कहने की मतलब हो गया कि अच्छा एलिमेंट आपको हीटिंग एलिमेंट होने के लिए ये सारा इतना जो प्रॉपर्टीज है, इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाइड करेगा तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो अच्छा है हमारा, माना जाएगा। ठीक है। तो किसी भी हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें हमारा एक मतलब आपका मेटल या एक आपका कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो, आइदर वो मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, वो सिर्फ एक ही एलॉय से मिलके नहीं बना होगा, उसमें बहुत सारा एलॉय होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे लिखे हुए मटेरियल्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब हीटिंग एलिमेंट में जो मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो किसी भी आपका हीटिंग एलिमेंट में हमारा जो मटेरियल होता है उस आपका चाहे मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, वो सिंगल एलॉय से बिना नहीं बना होता है, उसमें एक से ज़्यादा भी एलॉय हो सकता है हमारा। ठीक है। तो कौन सा एलॉय होगा, उसमें कौन सा कॉम्पोजिशन होगा हमारा, उसका कितना ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा वो हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए एक हम लोग टेबल यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं नाम लिखे हैं नेम ऑफ एलॉयज, कॉम्पोजिशन है ना, सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कॉन्स्टेंटन, यानी निकल और कॉपर से मिलके बना हुआ होगा कॉम्पोजिशन से, तो उस एलॉय को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंटन, जिसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइक्रोम, ये तो आप फैमिलर हो गए हमारा। नाइक्रोम किससे होता है, निकल और क्रोमियम, जिसमें 80% क्या होता है निकल और 20% क्रोमियम। इसका टेम्परेचर कितना, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यदि इससे कम टेम्परेचर होगा तो वो हमारा क्या होगा, आपका मेल्ट ही नहीं होगा, हमारा हीट ही डेवलप नहीं करेगा। कैंथाल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और आयरन, इसका ये मिला होता है। इसमें परसेंटेज डिसाइड हमने नहीं किए हैं कितना होता है, कहीं ऐसा है भी नहीं कि 10% 20% कॉम्पोजिशन इसमें नहीं बात कर रहे। ये क्रोमियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और आयरन होता है। इसमें कितना 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब जब तक 1300 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर अटेंड नहीं करोगे तब तक यदि ये हमारा हीटिंग एलिमेंट आप सेलेक्ट किए हो है, यदि इस मटेरियल का आप रेजिस्टेंस बनाए हो तो उसमें हीट डेवलप नहीं होगा। यानी हीट डेवलप होने के लिए हमको कितना टेम्परेचर यहाँ अटेंड करना पड़ेगा, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। यदि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो हमारा ये हीट डेवलप नहीं करेगा। सिलिकॉन कार्बाइड का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड।
आप चाहते हो कि इससे भी हमको ज़्यादा टेम्परेचर अटेंड करें, तो उस समय हमारा क्या होगा, आप अनदर जो है एलिमेंट हमको रेजिस्टिव एलिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, मोल्वेडियम, टंगस्टन, ग्रेफाइट। यदि इसको हम लोग इसका मटेरियल सेलेक्ट करें तो इस केस में हम लोग टेम्परेचर आपको 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा, यदि मान लो ये ग्रेफाइट आप देख रहे हो, इसका यदि बनाते हो तो हम लोग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड अटेंड कर सकते हैं हमारा। तो ये आपका क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिशन। तो यही यहाँ पर मटेरियल्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट, इसमें बताया यही गया है कि नो सिंगल एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट मेटालिक हो या नॉन मेटालिक, इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। यानी कोई सिंगल एलिमेंट हमारा आपका चाहे मेटालिक या नॉन मेटालिक हो, वो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम एक सिंगल एलिमेंट से उसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एलॉय हैव बीन ट्राइड टू गिव डिफरेंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यानी जितना तुम एलॉय कैसा बनाए हो, कॉम्पोजिशन क्या मिलाए हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका टेम्परेचर हमारा क्या होगा, वो डेवलप करेगा, जो कि यहाँ पर एक लिस्ट में बनाए हुए हैं ये। तो ये क्यों दिए, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नाइक्रोम में कितना निकल और क्रोमियम होता है हमारा, ठीक है, कॉम्पोजिशन पूछा जाता है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, इसलिए ये लिस्ट आपको बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या हमारा, जब इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में देखे थे तो हम लोग करेंट जो पास करा रहे थे रेजिस्टेंस में, तो उसकी रेजिस्टेंस में ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या किए, तो वहाँ पर हीटिंग एलिमेंट डिजाइन किए थे। तो हीटिंग एलिमेंट होने के लिए आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो इसमें आपको कितना 6 प्रॉपर्टी बताएं कि यदि ये 6 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो हम कहेंगे कि वो अच्छा हीटिंग एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। और कोई भी हीटिंग एलिमेंट जो है वो सिंगल कॉम्पोजिशन से नहीं मिलकर बना होता है, उसमें बहुत सारे कॉम्पोजिशन होते हैं और उस कॉम्पोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ टेबल एक बना हुआ है हमारा, ठीक है। आपने देखा कोई भी हो, आइदर जो रेजिस्टेंस हीटिंग हो चाहे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, अब इस मटेरियल को जिसको हमको मेल्ट करना है, तो उस मटेरियल को हमको कहाँ सबसे पहले रखना होगा, प्लेस करना होगा। तो इस मटेरियल को प्लेस करने के लिए जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मटेरियल को प्लेस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ओवन या फर्नेस, ठीक है। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवन और फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब फर्नेस को कैसे डिजाइन करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बेसिकली, ठीक है। चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, दोनों के केस में हमको क्या चाहिए, फर्नेस की ज़रूरत होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें मतलब रेजिस्टेंस फर्नेस या रेजिस्टेंस ओवन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। अब हम लोग रेजिस्टेंस फर्नेस और ओवन के बारे में जानेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, बनावट के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपने देख चुका है कि रेजिस्टेंस हीटिंग में आपको मटेरियल को मेल्ट करने के लिए, आपको जिस मटेरियल को मेल्ट करना है सबसे पहले उसको प्लेस करने के लिए हमको कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। वो जो कंटेनर है उसी को यहाँ हम बोल रहे हैं, आप टेक्निकल भाषा में बोले तो उसी को हम बोल रहे हैं ओवन और क्या फर्नेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस फिगर को बताने के पहले आपको हम एक रफ डायग्राम से आपको बता रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। तो ये जो हम लोग बनाए हुए हैं ओवन, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस के लिए बनाए हुए हैं। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए जो हम ओवन तैयार किए हैं उसका हमरा डायग्राम बनाया है। बेसिकली होता क्या है, हमारा एक हमारा कंटेनर होता है होलो, ऐसा होलो जो स्टील का कंटेनर होता है, ऐसा कंटेनर होलो कंटेनर है, ये होलो शेप का है हमारा, ठीक है। और इसका डिजाइनिंग जो बना दिया जाता है वो क्या हमारा है, एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप में दे दिया जाता है। और ये रेक्टेंगुलर शेप में आप जो देख रहे हो, इसको कंस्ट्रक्ट ऐसा किया जाता है कि बीच में हमारा क्या हो, कुछ जगह हो। इसी जो गैप है हमारा, इसी गैप में हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर प्लेस्ड है, इसी में हमारा ऐसे, इसी में रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट हमारा प्लेस्ड है। तो इसका 2 टर्मिनल होगा, इसको हम लोग 2 टर्मिनल से निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये हमारा जो कंटेनर है, इसको कंटेनर को हम लोग इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, मान लो कोई पर्सन यदि जाके इसको टच करेगा तो ये तो कंडक्टर का अभी काम कर रहा है, कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है हमारा,
इसमें कंडक्टर को में यदि लाइव वायर में करंट पास होगा तो हमारा यदि कोई छू सकता है तो उसको क्या होगा, हमारा करंट मारने की चांसेस है हमारा। तो इसको पहले क्या कर देते हैं हम लोग, इंसुलेट कर देते हैं। तो इंसुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके चारों ओर हम लोग माइका लगा देते हैं, माइका का से इसको लैमिनेट कर देते हैं पूरे चारों ओर, हमारा साथ इसके चारों तरफ। जो कंटेनर हम लोग सेलेक्ट किए, ये भी कंटेनर स्टील का होगा हमारा, कि किस आपका मटेरियल का होगा वो डिपेंड करेगा हमारा हमको कितना हीटिंग मतलब टेम्परेचर ऑब्टेन करना उस पर हमारा, ठीक है। तो सबका देखें तो आपको बताया था हमारा इसी कंटेनर में हमारा क्या है, हीटिंग आपका एलिमेंट है। और हीटिंग एलिमेंट कौन सा है हमारा, तो डिपेंड करेगा कि टंगस्टन का होगा, कि क्रोमियम का होगा, कि सिलिकॉन कार्बाइड का होगा, कि ग्रेफाइट का होगा। वो हमारा टेम्परेचर हमको कितना अटेंड करना है किस ऑब्जेक्ट के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। चलो क्या है उस, हम तो कंस्ट्रक्शन के बारे में जान रहे हैं। इसके चारों ओर क्या है हमारा, यही हमारा हीटिंग एलिमेंट है हमारा। अब क्या करते हैं, इसके चारों ओर हम लोग माइका से इसको क्या कर देते हैं, पूरे को इंसुलेट, चारों तो माइका का लेप लगा देते हैं। सिर्फ माइका का लेप ही लगाने से काम नहीं चलता है, माइका का लेप लगाने के बाद इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का भी लेप, सैंड लग देते हैं, बालू पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके चारों ओर फायर ब्रिक्स, ईंटा, चाहे आप जो भी बोलो, ये कर दें। अब ईंटा वगैरह से इसको करने के बाद हम एक मेटल के फ्रेम से इसको कैसिंग कर देते हैं, कस देते हैं, ताकि मान लो इसमें किसी एयर का प्रेशर वगैरह यदि पड़े किसी तरह से तो ये अपने प्लेस से आपको डिस्प्लेस नहीं हो हमारा। यदि मान लो ऐसा नहीं करोगे तो ये हो सकता है कि अपने प्लेस से डिस्प्लेस भी हो जाए, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करा दिए। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के बाद ये तो 2 टर्मिनल इससे बाहर आ ही रहा है हमारा, तो ये आपका क्या हो गया, ये ओवन हमारा तैयार हो गया। और इसमें एक वेंटिलेशन का भी प्रोविज़न होता है, यही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में बनाया गया है हमारा। तो डायग्राम में आपको देखिएगा कि ये वाला जो शेप आप जो देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर जो शेप हमारा है, यही हमारा क्या ओवन है और फर्नेस है, ठीक है। जो कि ओवन और फर्नेस कैसा बना हुआ है हमारा, ये आपका एक हमारा क्या था, मेटल्स है हमारा, मेटल का बना हुआ। तो ये मेटल्स हम ऐसा इसका शेप बनाया है और रेक्टेंगुलर शेप का लिए हैं, ये इस शेप का है हमारा रेक्टेंगुलर, मतलब होलो रेक्टेंगुलर इसको बना दिए हैं। तो होलो रेक्टेंगुलर बना दिए तो इसके बीच का जो प्लेस है हमारा, इसी प्लेस में हमारा क्या है, आपका हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर प्लेस्ड है हमारा, ठीक है। और ये इसको क्या किए हैं, इसमें फ्रेम को हम लोग, ये जो आपका फर्नेस जो बोल रहे हो, इसको चारों ओर हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर, आपको मतलब कहने का मतलब क्या, ये समझो कि इसको हम लोग नॉन इंसुलेटिंग नहीं, मतलब तो इंसुलेटिंग की तरह इसको बिहेव करें, इंसुलेटर हम बना दिए हैं। तो इंसुलेटर बनाने के लिए क्या किए हैं कि इसके चारों ओर मिट्टी का लेप, बालू, फिर ईंटा से इसको हम लोग रख के फिर मेटल के फ्रेम से इसको क्या कर दिए हैं, केसिंग कर दिए हैं, ठीक है। केसिंग करने के बाद हमारा अब क्या होगा, ये एक सॉलिड एकदम हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसका बढ़ गया हमारा, अपने जगह से ये डिस्प्लेस भी नहीं होगा हमारा, मतलब ये चैम्बर भी तैयार हो गया। और इसी जो चैम्बर है ये हमारा, इसी में हमारा क्या होता है आपका, मतलब मटेरियल जिसको हीट कराना होता है या जिसको मेल्ट कराना होता है उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो यहाँ फ्रंट व्यू में आप देख लोगे, ये फ्रंट व्यू का बनाए हुए हैं, एक माइक्रो ओवन का हम बनाए हुए हैं डायग्राम, ठीक है। ओवन एक बनाए हुए हैं, ऐसा समझो माइक्रोवेव देखे होगे घर में यूज होता है। तो माइक्रोवेव कभी खोल के देखोगे तो सामने से जब देखोगे तो उसका एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाज़ा को आप खोलते हो, खोलने के बाद आपको क्या होता है, एक साइड से हम फ्रंट से देखते हो तो क्या एक मेटल का शेप उसके अंदर मिलता है हमारा, उसी में जाके आप क्या रखते हो, आप जिस चीज़ को आपको बनाना होता है, आपको यदि मान लो ब्रेड टोस्ट करना है या केक बनाना है तो आप उसको ले जाकर उसमें रख देते हो, है ना। तो वो जो देखना उसमें जो है आपका सामने से जो देखना वो मेटल का एक शेप मिलता है, रेक्टेंगुलर शेप, इसी में आपका क्या है हमारा यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट प्लेस्ड है हमारा, ठीक है। और ये हीटिंग एलिमेंट में जब तुम करंट पास कराओगे तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, ये आई स्क्वायर आर लॉस के चलते ये जो सरफेस हमारा इसका वो क्या होगा, हीट होगा। तो ये सरफेस आपका हीट होगा तो इसका कंडक्शन से ये हो जाएगा हीट, और ये फिर अपना हीट जो है ट्रांसफ़र कर देगा बाय क्या से, यदि यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इससे आपका क्या है हमारा, जहाँ मतलब रेजिस्टेंस है उससे ये थोड़ा डिस्टेंस पर है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा हमारा रेडिएशन प्रोसेस से आपका क्या होगा, वो चीज़ आपका हीट होगा। तो इसका यूज बहुत जगह किया जाता है आपको, ठीक है। डोमेस्टिक कुकिंग में भी किया जाता है, आपको कॉमर्शियल कुकिंग में भी इसका यूज किया जाता है हमारा,
बहुत जगह इसका हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं हमारा, तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। ये देखो, यही हमारा क्या है, हीटिंग हमारा चैम्बर है, हीटिंग एलिमेंट फर्नेस फ्लोर है हमारा। इस फ्लोर को हम लोग सबसे पहले इंसुलेट कर दिए हैं। तो इंसुलेट करने के लिए इसके चारों ओर तुम देख रहे होगे कि एक हमारा फायर जेट ब्रिक्स लगा हुआ है। देखो, ब्रिक वर्क मतलब ब्रिक वर्क करने का मतलब क्या है, ईटा बालू ये सब सैंड से करके उसको चारों ओर उसको चारों ओर उसको ईटा लगा दिए हैं, बालू दे दिए हैं, मिट्टी का लेप लगा दिए हैं। और उसके लगाने के बाद हम देखो एक मेटल लाइनिंग मतलब मेटल से इसको केसिंग कर दिए हैं, मेटल से इसको क्या कर दिए, कस दिए, ताकि ये अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो हमारा ये। और ये सामने से देख रहे हो, ये डोर है हमारा, इधर से खोलने के लिए है, ताकि मान लो मटेरियल को आपको इसमें इंसर्ट करना होगा तो ये वाले पोर्शन क्या होता है हमारा, ऐसे खींचोगे तो ये पूरा खुल जाता है हमारा। ये देखो, इधर डोर नेक है, इसको ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि ये खुल जाता है। खुलने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आप जिस मटेरियल को आपको हीट करना है उसको इसमें डाल दो। डालने के बाद क्या, जब सप्लाई तुम सप्लाई दोगे तो हीटिंग एलिमेंट में हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा और हीट अपना ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, आइदर कंडक्शन प्रोसेस से, नहीं तो रेडिएशन से, नहीं तो कन्वेक्शन से हमारा। यही इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान से सुनना पहले कि रेजिस्टेंस फर्नेस और ओवन आर इंसुलेटेड क्लोज चैम्बर विथ प्रोविजन वेंटिलेशन। बताए थे कि रेजिस्टेंस जो फर्नेस या ओवन जो बेसिकली हमारा क्या है, इंसुलेटेड क्लोज चैम्बर। क्यों इंसुलेट कर दिए, ताकि ये जो आप इसमें जो हीटिंग एलिमेंट में करंट पास करो, इंसुलेट नहीं करोगे तो वो कंडक्टर हो जाएगा। यदि कंडक्टर को आप टच करोगे तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, आपको मतलब लाइन भी मार सकता है। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन, ऑपरेटर जो पर्सन यदि उसके कांटेक्ट में हो तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो, आपको उसको करंट नहीं मारे हमारा। इससे बचने के लिए सबसे पहले इसको ओवन और फर्नेस को हम लोग क्या बना देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि रेजिस्टेंस फर्नेस और ओवन आर इंसुलेटेड क्लोज चैम्बर। रेजिस्टेंस फर्नेस और ओवन जो है हमारा क्या है, एक इंसुलेटेड क्लोज चैम्बर है विथ ए प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन, जिसमें वेंटिलेशन का प्रोविजन। इंसुलेटेड मतलब आप समझ ही रहे हो क्या है हमारा। उसके बाद डीज आर यूज फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, बेकिंग ऑफ पोट्री, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक कुकिंग। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो अभी देखते हो कि पहले आपको मतलब जो कुम्हार वगैरह मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाता था तो उसको सुखाने के लिए क्या करता था, मिट्टी का बर्तन रख के उसको चारों ओर वो आग तैयार करता था। अब वो ऐसा नहीं है हमारा। अब क्या है, उस हीटिंग एलिमेंट हमारा जो फर्नेस है, उस फर्नेस में डायरेक्ट जो है उसको क्या करोगे, वो मिट्टी का बर्तन को आप रख दो, वो क्या कर देगा, आपको हीट डेवलप करेगा, जिससे वो आपका क्या होगा, पोट्री वगैरह जो है वो सूख जाएगा। तो इसका यूज वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अभी के समय में यही यूज किया जाता है। कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक कुकिंग में, खाना बनाने में तुम देख रहे हो, उसमें यूज किया जाता है। नॉर्मली जो पावर जो फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज इज यूटिलाइज एज द सप्लाई सोर्स, मतलब इसके लिए जो वोल्टेज जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है उसी पर वर्क करता है। इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और वोल्टेज जो है हमारा कितना 230 वोल्ट हमारा, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई ही दे रहे हैं। टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी ऑब्टेन। ये टेम्परेचर हमारा कितना अटेंड करना है ये डिपेंड करेगा हीटिंग एलिमेंट पर। यदि कौन सा हम हीटिंग एलिमेंट है तो हम इसमें टेम्परेचर 1000 नहीं 1000 से भी बढ़ा सकते, मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ऑब्टेन करना है तो हीटिंग एलिमेंट जो होगा उसमें हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग हीटिंग एलिमेंट मेड निकल, क्रोमियम एंड आयरन। निकल, क्रोमियम एंड आयरन के हेल्प से यदि ले तो हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो हम लोग ग्रेफाइट का ले हीटिंग एलिमेंट ग्रेफाइट का बना ले तो उस समय हम इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओवन्स यूजिंग हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ ग्रेफाइट कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री। यदि हम ग्रेफाइट का एलिमेंट यूज करेंगे तो उस समय हम टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा हमारा किस मटेरियल को हमको हीट या मेल्ट करना है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम हीटिंग एलिमेंट भी डिजाइन करेंगे। और हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो कैसा होता है हमारा, ये जो देख रहे हो तो यहाँ बताया थे, ये रेक्टेंगुलर हमारा शेप है, इसी में हीटिंग एलिमेंट प्लेस्ड है, जो कि सर्कुलर सेक्शन का भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर रिबन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है,
द ओवन जनरली आर फाइब्रिक कंस्ट्रक्शन और सम अदर हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल एंड इज सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क। और इसको बोले कि ये हीटिंग एलिमेंट चैम्बर तैयार करने के बाद इसको चारों ओर क्या कर देते हैं हम लोग, इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंसुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, बोले माइका लगा दो, माइका का चारों ओर लेपिंग कर दो। माइका लेपिंग करने के बाद हमने बताया कि बालू रख दो। बालू रखने के बाद बताया कि हम इसमें आप मार्बल वगैरह का जो पत्थर है उसको चारों ओर रख दो, ठीक है, या ईंटा रख दो। और उसको रखने के बाद क्या करो, आप स्टील का जो फ्रेम है उससे कैसिंग कर दो। कैसिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब जो है हमारा ईंटा जो रखा हुआ है, यदि कैसिंग नहीं करोगे तो एयर का प्रेशर यदि बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा, वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसलिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ गया हमारा। इस प्रकार ये क्या हो गया हमारा ओवन है। तो ये जो बताया गया है वो कौन सा है हमारा, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए जो ओवन हम लोग बनाए उसका ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताएं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के लिए बेसिकली क्या होता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, एक हमारा जो है वो स्टील का बहुत बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है, उसका शेप हमारा जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक शेप का होता है हमारा। उसी क्यूबिक शेप में हम मटेरियल रख लेते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर क्या करंट पास करा देते हैं। तो वहाँ पर इनडायरेक्ट नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस। तो जितने हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए और कॉमर्शियल में कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो सिंगल फेज सप्लाई से है वो सारा का सारा जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है हमारा। इसका कहाँ यूज है ये भी देख लिया हम लोग, डोमेस्टिक कुकिंग में है, इंडस्ट्रियल में भी है हमारा, ठीक है, बहुत सारा जगह इसका यूजेस है। तो ऐसे हम लोग देख लिए कि रेजिस्टेंस हीटिंग होता क्या है हमारा, रेजिस्टेंस हीटिंग का टाइप भी जान गए, ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग में फर्नेस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो भी हम लोग जान गए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हीटिंग है हमारा वो आपका है कौन सा, रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ लिए, इसके बाद है आर्क हीटिंग, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है, प्रिंसिपल सेम है हमारा, प्रिंसिपल में डिफरेंस नहीं है। मतलब वहाँ पर हमको जो हीट डेवलप करना है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आर्क, वहाँ पर आर्क फॉर्म करवाना है, ठीक है। तो आर्क कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग ये जानेंगे। और उस आर्क को फिर हम लोग क्या करेंगे, दो मोड में, यदि उस आर्क को डायरेक्ट हम मटेरियल में पास करा दें तो डायरेक्ट आर्क हो जाएगा। यदि उस आर्क को हम डायरेक्ट मटेरियल में पास ना करा के उसको हम लोग उसका जो हीट डेवलप होगा उसके हीट को आइदर हम कंडक्शन प्रोसेस से या कन्वेक्शन प्रोसेस से या रेडिएशन प्रोसेस के हेल्प से हम उसको हीट करें तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आर्क हीटिंग में हम जानेंगे कि आर्क का फॉर्मेशन कैसे होगा हमारा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।